चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा किराए पर नाना नानी और दादा दादी के मिलने की भी। देखिए, झारखंड के देवघर में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व कर्मा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में आदिवासी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वस्त्र पहने और कर्मा पेड़ की पूजा अर्चना की और अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सबने मिलकर वाद्य यंत्रों की ताल पर पारंपरिक नृत्य भी किए। यूपी के आगरा में एक वृद्धाश्रम ने अनूठी पहल की। यहाँ रामलाल वृद्धाश्रम एवं गौशाला ने बच्चों और युवाओं के लिए नाना नानी और दादा दादी का स्नेह उपलब्ध कराने की पहल की है। इस योजना के तहत जो परिवार बुजुर्गों को अपने घर ले जाना चाहते हैं, वे किराए पर बुजुर्गों को नाना नानी या दादा दादी के रूप में यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके लिए आश्रम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10,000 रुपए की सिक्योरिटी भी जमा करनी होगी। मासिक शुल्क 1100 रुपए रखा गया है, जिसका आधा हिस्सा संबंधित बुजुर्ग को और आधा हिस्सा आश्रम की सेवा में खर्च होगा। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ पुलिस भी युद्धस्तर पर काम कर रही है। अमृतसर के अजनाला में बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। पंजाब पुलिस प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के लिए इसका लगातार इस्तेमाल कर रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक छात्र ने 70 किलो चॉकलेट से पीएम मोदी की मूर्ति बनाई है। इसमें 55 किलो डार्क चॉकलेट और 15 किलो व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। इस छात्र का नाम राकेश कुमार साहू है। इन्होंने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर ये तैयारी की है। इसे बनाने में इन्हें 7 दिन लगे हैं और पीएम मोदी की इस चॉकलेट मूर्ति को 15 दोस्तों की मदद से तैयार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो जापान में चैंपियन योकोजुना के साथ सूमो रेसलिंग करते दिख रहे हैं, लेकिन एरिक उस सूमो पहलवान के मुकाबले बेहद कमजोर साबित हुए। 41 साल के एरिक को पहलवान ने आसानी से जमीन से उठाकर रिंग के बाहर पहुंचा दिया, जबकि एरिक ने जब योकोजुना को बाहर धकेलने की कोशिश की तो वो टस से मस नहीं हुआ। हालांकि योकोजुना से हार कर भी एरिक ट्रंप ने इसे सम्मान की बात बताया। न्यूज पथ में अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ के बीच जारी जिंदगी बचाने की जंग की। सैलाब में बुरी तरह घिरे पंजाब में सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुट गई है। पानी में घिरे लोगों का रेस्क्यू करने के साथ ही मुश्किल में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी चल रहा है। रिलीफ कैंप से लेकर बीमारों के इलाज तक की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में यमुना के उफान से कई इलाकों में पानी भर गया है, तो वहां भी एनडीआरएफ ने राहत और बचाव के लिए मोर्चा संभाल लिया। पंजाब हो, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या देश की राजधानी दिल्ली, हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से देश के कई हिस्सों में नदी नाले उफन रहे हैं। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। सेना और एनडीआरएफ के जवान लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। पंजाब के सभी 23 जिले बारिश से प्रभावित हैं। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उन जिलों के गांव पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जिलों में गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, जालंधर और रूपनगर यानी रोपड़, होशियारपुर, पटियाला और अमृतसर शामिल हैं, जहां राहत और बचाव के काम जारी हैं। फिरोजपुर में सेना के जवानों के साथ ही प्रशासन और आसपास के लोग मिलकर शहर को सैलाब के सितम से बचाने के लिए दिन रात जुटे रहे।
सतलुज नदी का पानी बढ़ने के बाद शहर से 5 किलोमीटर दूर एक भंवर बन गया और हबीब के गांव की ओर बने बांध में 500 फीट की दरार आ गई, जहां बांध को टूटने से बचाने के लिए सब एकजुट होकर मेहनत में जुटे रहे। रेत की बोरियों से अगर बांध को बचाने का काम नहीं किया जाता तो 2 दर्जन गाँव और पूरा फिरोजपुर शहर इसकी चपेट में आ सकता था। यहाँ 1400 लोगों को बचाया गया और राहत के साथ साथ बचाव का काम भी जारी है। फिरोजपुर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए, ये हबीब के गांव है फिरोजपुर का, जहां से 5 किलोमीटर की दूरी है फिरोजपुर शहर को अगर बैक साइड से फिरोजपुर देखा जाए, और पूरी सिटी को आसपास के 15 से 20 गांव रूरल एरिया फिरोजपुर का इस ब्रिज के कारण खराब हो सकता था, फ्लडेड हो सकता था, बाढ़ आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर मोर्चा संभाला आर्मी ने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल के बाद जब यहाँ लगा कि यहाँ पर ब्रीच हो सकता है और ब्रीच हुआ भी, तब यहाँ पर आप देखिए जो पिछले 3 दिनों से मोर्चा आर्मी ने संभाला हुआ है और लोकल कुछ लोग साथ हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और जो गांववासी यहाँ पर हैं उनकी ओर से यहाँ पर मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। कर्नल सत्यजीत घोट से हमारे साथ हैं, जिनकी देखरेख में और यहाँ पर 50 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान काम कर रहे हैं। यहाँ पे गोल्डन एरो डिवीजन के तकरीबन 60 जवान तैनात है, जो अपना काम 4 जगह पे कर रहे हैं। उन्होंने सिस्टमेटिकली इस काम को संभाला है। वो लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लेबर काम कर रहे हैं, जो सिविलियन संस्थाएं भी यहाँ पे काम कर रही है, उन सबको कोऑर्डिनेट करके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ पे वो कर रहे हैं। लोकल तकरीबन यहाँ पे एक तो 80 से 100 लेबर्स है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हायर किए हुए, जैसे हमें पहले बताया था। उसके अलावा 200 से 250 लोकल्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अपने खुद की मर्जी से आके यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। फिरोजपुर में बाढ़ की वजह से 20 गांव का संपर्क टूटा हुआ है। यहाँ लोगों को नाव मुहैया कराई गई है, जिसके जरिए वो आवाजाही कर जरूरत के सामान जुटा रहे हैं। फिरोजपुर का गट्टी राजो के गांव है, जहां पर कल मुख्यमंत्री आए थे। आज लोगों के पास बोट आपको नजर आ रही है, हालांकि मोटर बोट नहीं है, और यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। लोग इसी बोट के जरिए सुबह दूध लेकर आए और जो दूध ये बेचते हैं यहाँ पर, वो इन्होंने आगे आकर यहाँ पर दिया, और अब यहाँ से राशन या जो जरूरी सामग्री है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब ये क्या क्या सामान लेकर आए थे और क्या क्या लेकर? राशन है जी। लेकर क्या आए थे आप? आटा उटा है जी। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। एक टीम्स बना के, जो कि तहसीलदार एसएचओ लेवल पे, एसडीएम डीएसपी लेवल पे, वो हम इंटीरियर्स में भेजेंगे, ताकि कोई भी और बढ़े हुए पानी स्तर के कारण बाहर आना चाहते हैं तो हमारे रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल हैं। 8 ऑलरेडी पूरे ज़िले में चल रहे हैं। जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी हम इसको और बढ़ाते जाएंगे। पंजाब में हर जगह भारी बारिश के चलते बने मुश्किल हालात के बीच राहत और बचाव के काम में भी तेजी लाई जा रही है। अब अमृतसर के अजनाला की ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन सब के बीच टीमें लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई हैं। हम किसी टापू में नहीं है, हम किसी दरिया में नहीं, हम एक गांव में मौजूद हैं। ये वो गांव है जो ब्यास नदी के, जहां पर ब्यास नदी का कहर बरपा है, जहां पर ब्यास नदी का पानी इतना ज्यादा आ गया है कि ये पूरा का पूरा गांव एक तरीके से टापू बन गया है। हम आपको आसपास की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है आर्मी की बोट पे, जो लगातार लोगों तक राशन, पानी और तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वेटनरी डॉक्टर्स आर्मी की इस बोट पर मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिस भी तरह की जरूरत है, जो भी फैसिलिटीज आम लोगों को, जनता को चाहिए, जो लोग अपने घरों में हैं, जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, उनके लिए ऐसी आर्मी की 2 बोट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर पका हुआ खाना है, ड्राई फूड यहाँ पर मौजूद है, पैकेट्स मौजूद है। महिला डॉक्टर्स भी हमारे साथ है। मैडम, यहाँ पर कितने और गाँव ऐसे हैं जहाँ पर स्थिति इस वक्त ऐसी? मैम, अप्रॉक्सीमेटली 16 जो विलेजेस हैं जो इस फ्लड से अफेक्टेड हैं, और लोग अभी भी अपने घरों में हैं। सो इसीलिए हमारी टीम जो आप लोग जब जाते हैं अमूमन कितने महिलाएं भी मिलती हैं? हाँ जी मैम, महिला भी होती हैं वहाँ। तो कितने लोग एक घर में मौजूद रहते हैं? मैम, ज़्यादातर घरों में जो बुजुर्ग हैं वो तो हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे या कुछ जो महिला लोग हैं वो घर छोड़ के यहाँ से रेस्क्यू उनको कर लिया गया है। बट जो लोग अभी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते वो भी स्टिल देयर आर। पंजाब ही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इन सब के बीच लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की चपेट में आने से इस मकान की ये हालत हो गई।
हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मैं इस समय कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बीती रात जो है 2 मंजिला जो इमारत है वो भूस्खलन के चलते धराशायी हुई है। एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम जो सुबह से ही मौके पर पहुंची थी। लैंडस्लाइड की घटना के बाद यहां एनडीआरएफ के जवान मोर्चा संभालने पहुंच गए। जी, हम ट्राई कर रहे हैं पहले इसको, तो जो जितना भी ये डेब्रीज हैं, जो बड़े बोर्डर हैं, उनको हम यहाँ से थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। डेब्रीज को हम मैनुअली प्लस उसको जो फायर ब्रिगेड का जो प्रेशर है उसके थ्रू उनको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। बारिश से प्रभावित देश के हिस्सों में राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां यमुना के उफान पर रहने से इससे सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली में मदनपुर खादर, बाटला हाउस, यमुना बाजार जैसे इलाकों में पानी भर गया है, जहां एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जो इस वक्त मौजूदगी है वो यमुना बाजार में उस हिस्से में है जहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए गई है। आप देख सकते हैं कि इस कच्चे रास्ते पर, जो कि बल्लियों के जरिए ये पूरा रास्ता जो है वो बनाया गया है, उस रास्ते के जरिए होते हुए एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंची है। और देखिए एनडीआरएफ की टीम में एक और निकली है, एक महिला यहाँ पर भी निकली है जिनको बाहर जो है वो निकाला रेस्क्यू करके। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एहतियातन एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। दिल्ली में 4 टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया एनडीआरएफ के अलग अलग स्थानों पर, और 10 जो टीमें हैं वो स्टैंड बाई में रखी गई कि अगर सिचुएशन कुछ खराब होती है तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। डीआईजी जो मोहसिन शहदी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, यहाँ की जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर इवैक्यूएशन किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, ये जो स्थिति कल दोपहर बाद यहाँ पैदा हुई है, जिसमें जलस्तर बढ़ा है, उसको लेकर के एक टीम की तैनाती की गई थी यहाँ पर और इवैक्यूएशन किया गया है। तकरीबन 150 लोगों को निकाला गया है, रिलीफ शेल्टर्स में डाला गया है। इसके अलावा अन्य 3 जगहों पर भी दिल्ली में, नजफगढ़ में, जैतपुर में और मयूर विहार क्षेत्र में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। और दिल्ली पुलिस, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की एजेंसीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हालात भले ही कितने भी मुश्किल हो, लेकिन सेना और एनडीआरएफ के जवान हर मुश्किल से निपटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तभी तो इन्हें धरती के देवदूत के रूप में जाना जाता है। और धरती के ये देवदूत देश के कई हिस्सों में इन दिनों जिंदगी बचाने से लेकर राहत पहुंचाने तक के काम में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। फिरोजपुर से अमन भारद्वाज, अजनाला से नवजोत रंधावा, कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, दिल्ली से तुषांत मेहरा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल जवानों से की मुलाकात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवान शामिल थे। गृहमंत्री ने इन जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ की कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था। यूपी में सीएम योगी ने समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047 अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल की लॉन्चिंग भी की। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर खास जोर देने का आह्वान भी किया। बिहार के गया में पितृपक्ष मेला को देखते हुए सीताकुंड पथ पर बनी दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है। इन पेंटिंग्स में रामायण से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। गया में 6 सितंबर से 15 दिनों तक पितृपक्ष मेले का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश से लोग पितरों के पिंडदान के लिए विष्णुपद मंदिर के देवघाट और सीताकुंड पहुंचते हैं। भगवान बद्रीनाथ को अपनी मां से मिलने का बुलावा आया। दरअसल बामन द्वादशी के मौके पर भगवान बद्री विशाल हर साल अपनी मां से मिलने माता मूर्ति मंदिर जाते हैं। ऐसे में भगवान श्री बद्री विशाल जी को आमंत्रित करने माणा गांव से छत्रपाल श्री घन्याल देवता धाम पहुंचे और भगवान को न्योता दिया। इस दौरान प्राचीन परंपराएं निभाई गईं। इस मौके पर पूरा धाम भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा।
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ऐसा गणपति पंडाल भी दिखा जहां बापा की आरती के जरिए सर्वधर्म संभाव और भाईचारे का संदेश दिया गया। यहाँ के घुघुस में जय श्री राम गणेश मंडल के गणपति पंडाल में सर्वधर्म महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग बापा की आरती करते दिखे। घुघुस शहर को मिनी भारत भी कहा जाता है। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। श्री राम गणेश मंडल की ओर से पिछले 10 सालों से यहाँ महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और बापा से अपनी मुराद पूरी करने की कामना करते हैं। न्यूज पथ में अब बात गणेशोत्सव की, जिसका आज 8वां दिन है। महाराष्ट्र, राजस्थान से लेकर गुजरात तक इस उत्सव की दिव्यता देखते ही बढ़ रही है। जगह जगह अलग अलग थीम पर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिनमें गणपति बप्पा के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हर थीम के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। भगवान गणेश के अलग अलग रूप में बनाई गई प्रतिमाओं के दर्शन कर भक्त स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। जगह जगह अलग अलग थीम पर एक से बढ़कर एक भव्य पंडालों में गणपति बापा विराजे हुए हैं, जहां उनके दर्शन के लिए हर दिन भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में तो हर दिन श्रद्धालु उमड़ ही रहे हैं। कई ऐसे आकर्षक पंडाल हैं जो लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। अंधेरी इलाके के इस श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव पारसी वाड़ा मंडल का ये पंडाल देखिए। यहाँ बापा के दर्शन के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चलचित्र भी लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ मेन गेट से अंदर पहुंचते ही शिवाजी महाराज के बनाए गए 12 किलों की तस्वीरों के साथ उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। मैं मौजूद हूँ गणपति बप्पा के दरबार में। सबसे पहले तो आप गणेश जी का ही दर्शन कर लें, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर देखें, एक तरफ गणपति बप्पा का दरबार है तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी दरबार है। राज्याभिषेक चल रहा है। चलचित्र के माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिखाया जाता है। खास बात यह है कि उस समय जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, दरबार में जितने भी मंत्रीगण और पदाधिकारी मौजूद थे, उन सभी को यहाँ पर भी उन सभी की मौजूदगी दिखाई जा रही है। बाकायदा संवाद चलते हैं। आने वाले जो लोग हैं उन्हें शिवाजी महाराज और बाकी जो दूसरे किले हैं, स्पेशली महाराष्ट्र की संस्कृति, हमारे देश की धरोहर, ये दिखाने की कोशिश। राजाओं और महाराजाओं के किले में जब प्रवेश किया जाता था तो तस्वीरें कुछ इस तरह की ही होंगी और इस पंडाल में बिल्कुल हूबहू उसी तरह के दृश्य भी बनाए गए हैं। ये देखिए, शिवाजी महाराज का इसी किले में जन्म हुआ था। शिवनेरी बाकायदा नाम लिखा हुआ है, तस्वीर भी लगी है और शिवनेरी के बारे में जो जानकारी है वो इस तरह से यहाँ पर छापकर लगाई गई है। ऐसे कुछ 12 किले हैं जिनके बारे में बाकायदा हर तरफ तस्वीरें लगाई है और उनके डिस्क्रिप्शन जो हैं वो लिखे हुए हैं। देश के जितने भी धरोहर है वो सारे सुप्रख्यात मंदिर हैं जहाँ पर श्रद्धालु किन्हीं वजहों से नहीं पहुँच पाते हैं। इस मंडल की ये कोशिश होती है कि वो चलचित्र के माध्यम से और थीम के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, ताकि आप वहां न जाकर के यहां आए, कम समय में उन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखें, उनके बारे में जानें। अंधेरी इलाके के इस मंडल का इस बार 62वां साल है। यहाँ हर साल देश के अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों और जगहों की झांकी देखने को मिलती है। अब साकिनाका के महाराजा के दर्शन कीजिए। इस बार यहाँ बापा अद्भुत रूप में विराजे हुए हैं। यहाँ बापा की लगभग 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें भगवान गणेश को महादेव के रूप में दिखाया गया है। उपनगर मुंबई के सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा के दरबार में सबसे पहले आप भी तस्वीरों से बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल प्रतिमा। इस समय गणेश जी की हाथों में त्रिशूल है और नंदी पर सवार हैं। देखकर ही लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है खास। जी हाँ, यानी दानव के हरने के लिए, दानों को वध करने के लिए बप्पा ने यहाँ पर बप्पा पधारे हुए हैं। मुकुट देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और स्पेशली मुकुट के सबसे ऊपर एक डायमंड जैसा सितारा भी चमक रहा है। मुकुट के साथ साथ बप्पा ने जितने भी गहने शरीर पर अपने पहन रखे हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। डमरू भी उनके एक हाथ में देखा जा रहा है। देखा जाए तो हमारे पंडाल की पहचान ही यही है कि मुंबई उपनगर की
सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा मूर्ति हमारे यहाँ पर, तो हमारे पंडाल की पहचान ही यही है। अच्छा, क्या थीम है ये? वैसे तो मैं देख रहा हूँ नंदी पर सवार है, लेकिन फिर भी आप बताएं। जैसे शिव जी का रूप में हम लोगों ने इस बार करने की कोशिश की है। हमारे जो मूर्तिकार है, महाराष्ट्र के बहुत सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है कृणाल दादा पाटिल, उनकी ये सोच है, उनकी संकल्पना है। तो एक राक्षस का, असुर का वध करने के लिए शिव जी निकले थे। क्या बात है, यही बात है, बस यही बात है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स 410 अंक उछलकर 80,568 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 135 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 24,715 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में उछाल जारी है। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,000 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,07,070 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमतें 1,26,100 रुपए पर स्थिर हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार को रुपया 9 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 6 पैसे हो गई। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जेन जी से जुड़ी एक नई स्टडी की, जिसमें उनकी मानसिक हालत को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कई देशों में हुई इस ग्लोबल स्टडी के मुताबिक आज की युवा पीढ़ी यानी कि जेन जी बहुत अधिक नाखुशी महसूस कर रही है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 44 देशों में की गई स्टडी में 12 से 28 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च में पता चला कि नई पीढ़ी के लोग बहुत ज्यादा निराश और चिंता के शिकायत करते हैं। नई पीढ़ी की यह हालत उनसे पहले की पीढ़ियों के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने मिडिल एज में दुख की स्थिति का अनुभव किया। पहले की पीढ़ी ने 50 वर्ष की आयु के आसपास निराशा का सामना करने से पहले जवानी की शुरुआत सकारात्मक रूप से की थी। स्टडी में जेन जी के अनुभव को स्की स्लोप जैसा बताया गया है, जहां युवा अवस्था में दुख चरम पर होता है, जो कि उम्र के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है। स्टडी का हिस्सा रहे लेखक एलेक्स ब्रायसन के अनुसार नई पीढ़ी में ये बदलाव मुख्य रूप से उनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी के कारण है। 2023 के गैलप सर्वे में पाया गया है कि जेन जी के केवल 15% लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे अच्छा बताया, जबकि एक दशक पहले यानी कि 2013 में इसी आयु वर्ग के 52% लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति सबसे अच्छी बताई थी। स्टडी के मुताबिक मानसिक स्थिति खराब होने की बड़ी वजह इस पीढ़ी का पूरी तरह से सोशल मीडिया युग में विकसित होना है। स्क्रीन यूज का मेंटल हेल्थ से सीधा जुड़ाव है। स्टडी में इस ट्रेंड को ग्लोबल क्राइसिस बताया गया है और इससे निपटने के लिए स्कूलों में फोन पर प्रतिबंध लगाने और फेस टू फेस मेल जोल को बढ़ावा देने जैसे उपायों की मांग की गई है। जनरेशन जी यानी कि जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है। जेन जी के लोग छोटे बच्चों की तुलना में अधिक स्क्रीन समय बिताते हैं, जिनसे कि उनकी आदतें, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य सब प्रभावित होते हैं। स्टडी से साफ है कि नई युवा पीढ़ी जेन जी मिडिल एज वालों की तुलना में कम खुश है, जो कि चिंताजनक है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जनरेशन स्ट्रेस में ज़्यादा है, कुछ तो स्टडी की, पढ़ाइयाँ की, और फिर ये सोशल मीडिया और इधर उधर रिलेशनशिप, तो ज़्यादातर वो जो हैं बच्चे आजकल के अंडर प्रेशर ज़्यादा है। कुछ को अपना कैरियर की है, किसी को मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब उनकी एज में थे तो आप खुश रहते थे या आप भी ना खुश? हम तो खुश रहते थे जी, हमें तो कोई टेंशन नहीं थी, मस्त रहे हैं हम। अब ये चीज़ें थी नहीं उस समय, सोशल मीडिया नहीं था, एक नॉर्मल लाइफ थी, अपना सादा खाना, सादा रहना, सादा जीवन। तो हमें तो कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं, तभी आज 65 साल में आ गए हैं। बिकॉज एक तो उनका रिलेशनशिप का टेंशन है एंड सेकेंड उनका जॉब का टेंशन है एंड थर्ड थिंग इज सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सोशल मीडिया कुछ भी ट्रेंड हुआ तो वो सीरियसली लेके उसका और टेंशन लेके अनहैप्पी हो रहे हैं। बट हम ठीक है, मतलब हमें उतना टेंशन नहीं है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 19 है अभी करेंटली। 19 है। और किसी तरीके का स्ट्रेस है आपको?
मुझे लगता नहीं है फिर पर्टिकुलर स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, बट जो आप बोले जेंजिस का स्ट्रेस सो वो तो हमें करंटली नहीं है। आई थिंक जेंजिस का सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है कि वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, वो बेसिकली सोशल मीडिया से एक मेरे को कंपेयर करते हैं, तो वो अगर कोई आगे वाला कुछ थोड़ा हाइट बढ़ा है तो वो भी सोचते हैं कि मैं बड़ा, पर कंपेयर होते उसके कारण वो और डिमोटिवेटेड दैट थिंग। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात हम देश के ऐसे होनहार शख्स की करेंगे जिन्होंने अपनी कला से एक अलग ही पहचान बनाई। उत्तर प्रदेश के पीयूष गोयल भारत के अनोखे मिरर राइटर हैं। वो उल्टी दिशा में लिखकर भी सीधी राह दिखाते हैं। भगवत गीता से मधुशाला तक हर शब्द उनकी अद्भुत प्रतिभा की कहानी कहता है। क्या आपने कभी शब्दों को उल्टा चलते देखा है? क्या कभी अक्षरों को शीशे में बोलते हुए सुना है? मिलिए उस कलाकार से जो लिखता तो है उल्टा, मगर उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसकी कला हर दिशा में सीधी और साफ है। जहाँ शीशा भी रुक कर देखता है तो वहाँ शब्द खुद बोलते हैं। सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब पूरा करने की ठान ली जाए तो हर काम आसान हो जाता है। मिलिए एक मिरर राइटर से। यूपी के दादरी में रहने वाले पीयूष गोयल ने भगवत गीता से लेकर गीतांजलि और अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की मिरर राइटिंग की है। 58 साल के पीयूष गोयल कागज पर जो लिखेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप उनके लिखे हुए शब्दों को आप शीशे के सामने लेकर जाएं, तो जरूर आप उनके लिखी बात को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, और फिर उनकी सराहना और प्रशंसा करने से खुद को रोक भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो 4 चीज़ मेरे जहन में रहती हैं: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। और लोग पूछते हैं कि सर कुछ ऐसा लिख दीजिए जो शीशे में देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने सुई से पुस्तक लिखी है, मैंने कार्बन पेपर से पुस्तक लिखी है, जिसको पढ़ने के लिए आपको शीशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा शौक़ भी पूरा हो गया और लोगों को पढ़ने के लिए शीशे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दादरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ से निकलती है एक ऐसी लेखनी जो देश भर में कहीं और नहीं मिलती। 58 साल के पीयूष गोयल भारत के इकलौते मिरर राइटर हैं, जिन्होंने अपनी इस कला को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया है। मिरर राइटिंग यानी ऐसी लेखनी जिसे पढ़ने के लिए आपको कागज नहीं बल्कि शीशा चाहिए। पीयूष गोयल ने अब तक जो लिखा है वो किसी अजूबे से कम नहीं। भगवत गीता पीयूष गोयल ने पूरी उल्टी लिखी है। पीयूष गोयल ने अपनी कला को यहीं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को सुई की नोक से कागज पर उतारा, गीतांजलि मेहंदी कोन से एक एक अक्षर रचा, रामचरितमानस, चाणक्य नीति, साई चरित्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एल्युमिनियम शीट पर हथौड़े से किताब की रचना की। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं मैजिक शीट पर लकड़ी के पेन से लिखा। जरा इसे पढ़ने की कोशिश तो करिए। चलिए छोड़िए, आप कोशिश मत करिए, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए आपको अपने घर के शीशे के सामने जाना होगा और फिर आप इसको पढ़ पाएंगे। इसे मिरर राइटिंग कहते हैं। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। शून्य में अकेला खड़ा होता, पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा है उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है। ये एक कविता है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन उनकी इस कविता को, इन टेढ़े मेढ़े शब्दों को इन रंग बिरंगे पन्नों पर
किसने उकेरा है? आज आपको उसी शख्स से मिलवाएंगे। नाम है पीयूष गोयल, पता है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का दादरी गांव। शीशे के सामने उनकी रचनाएं भगवत गीता का पन्ना पढ़ा जा सकता है। हर शब्द जैसे शीशे में जीवन पा रहा हो। लेकिन इस कलात्मकता के पीछे एक बेहद दर्दनाक कहानी है। साल 2003 में एक एक्सीडेंट ने पीयूष की जिंदगी बदल दी। पीयूष 9 महीने तक बिस्तर पर थे। उस एक्सीडेंट के बाद पीयूष की नौकरी चली गई। उम्मीदें टूटी, सपने वैसे ही सजे रहे। ये सिर्फ मिरर राइटिंग नहीं थी, ये थे दर्द के पन्ने, प्रार्थना की स्याही और आत्मविश्वास की भाषा। आज पीयूष गोयल का लिखा हुआ बहुत कुछ वृंदावन के म्यूजियम में चाणक्य नीति के सूत्र, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, एल्यूमिनियम शीट पर हथौड़े से उकेरे श्लोक, गीता और गीतांजलि, कविताएं, सब कुछ मिरर राइटिंग में लिखे हुए हैं। कभी सुई से, कभी हथौड़े से, कभी कोन से। पीयूष गोयल ने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने अपने जख्मों को शब्दों में ढाला और फिर उन्हें शीशे में अमर कर दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने लिखने को साधना बना दिया, जिसकी कलम ने कहा मुश्किल कुछ नहीं होता अगर इरादा मजबूत हो। दादरी से मनीष की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।